हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट 10 सवाल की सीरीज में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं बैंकिंग और फिनांस से रिलेटेड 10 सवालों के बारे में। अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, आरबीआई का हो, नाबार्ड हो, या कोई भी इंडिविजुअल बैंक्स का एग्जाम हो, किसी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम हो अगर, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आज हम इसके डे 5 में है, यानी कि इससे पहले ऑलरेडी 4 क्लासेस आप इसकी देख सकते हैं बैंकर्स ग्राउंड यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए डे 5 की बात कर लेते हैं जल्दी से। आज के बेहतरीन 10 सवाल क्या होने वाले हैं। पहला सवाल है, देखिए हमारे पास यहां पर निम्नलिखित में कौन सा एसएलआर परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में शामिल नहीं होता है। यानी कि देखिए एसएलआर क्या होता है, पहले उस बात को समझ ले तभी आप इस क्वेश्चन को करेंगे। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। एक्चुअली हर बैंक को अपने डिपॉजिट में से कुछ परसेंट पैसा अपने पास रिजर्व करके रखना होता है, अपने पास रखना होता है। तो बैंक को जो पैसा अपने पास रखना होता है उसको एसएलआर कहा जाता है। यह पैसा बैंक इन्वेस्टमेंट या लोन के रूप में आगे नहीं दे सकता, यह बैंक अपने पास रखता है। जिस तरह बैंक सीआरआर का पैसा आरबीआई के पास रखता है, उसी तरह एसएलआर बैंक अपने पास रखता है। जो एसएलआर है वो फिलहाल के लिए 18% है, लेकिन एसएलआर 0 से लेकर 40% तक हो सकता है, याद रखना। यानी अभी वो 18 है, लेकिन कभी भी 40 से ज्यादा नहीं हो सकता और मिनिमम 0 तक हो सकता है। ये रूल है इसके अंदर। अभी 18 चल रहा है। इसमें हम कैश रख सकते हैं, यानी जो ऑलरेडी कैश में है। हम इसमें गोल्ड को रख सकते हैं और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं, या सरकार ने जिसको अप्रूव कराओ। यानी वो चीजें जहां पैसा डूबने के चांस कम है, इन चीजों को लिक्विड कहते हैं, क्योंकि इजीली कन्वर्टेबल होती है कैश में। इनको लिक्विड एसेट्स कहते हैं, यानी आप लिक्विड में पैसे को रख सकते हो एसएलआर के रूप में। ये बात रूल होती है। अब यहां पर सवाल है, कैश इन हैंड रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं। क्या गोल्ड ऑन्ड बाय द बैंक, बैंक गोल्ड खरीद के रख सकते हैं? जी। इन्वेस्टमेंट बाय इन इनकम्बर्ड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। क्या शेयर में लगा सकते हैं? तो इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सर। तो सवाल में क्योंकि गलत पूछा है तो आंसर होगा डी, इसमें नहीं रख सकते शेयर में, बाकी में रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा एसएलआर का अधिकतम स्तर एनडीटीएल का कितना प्रतिशत तय किया गया? मैंने आपको बताया अभी, जो एसएलआर हो सकता है वो अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है एनडीटीएल का। याद आ रहा होगा आपको सर, आरबीआई द्वारा जो एसएलआर है उसका अधिकतम 40%, यानी कुल जमा का 40 से ज्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम की लिमिट 0 है, कोई नहीं है यानी। और फिलहाल के लिए पूछा जाए तो 18 हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कोई असूचीबद्ध कंपनी, यानी जो सूचीबद्ध नहीं है, वो कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो उसे क्या कहते हैं? देखो, जब कोई भी कंपनी शेयर बाजार में रजिस्टर्ड नहीं होती है उसे असूचीबद्ध यानी अनरजिस्टर्ड कहेंगे। देन वो अनलिस्टेड कंपनी जो है, जब वो पहली बार शेयर बेचना शुरू करती है, अभी एलआईसी ने, पेटीएम ने, स्विगी ने, जोमेटो ने, इस तरह के बहुत सारी कंपनियों ने पहली बार शेयर बेचे, उसको हम प्राइमरी मार्केट में रखते हैं और उसको हम आईपीओ करना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करना कहते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट में हम पढ़ते हैं जनरली। पहली बार शेयर को बेचना आईपीओ कहलाता है, प्राइमरी मार्केट भी कह सकते हो। जब बैंक द्वारा जमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेचे जाते हैं तो उसकी परिपक्वता अवधि क्या होती है? देखो, ये शेयर बाजार में एक मनी मार्केट का कंसेप्ट होता है हमारा, और उस मनी मार्केट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कैश मैनेजमेंट बिल, इस तरह की चीजों में। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में मैं निवेश करता हूं पैसे को, तो मेरा ये इन्वेस्टमेंट 7 दिन से लेकर 1 साल तक, 7 days to 1 year, 7 दिन से लेकर 1 साल तक के पीरियड में हो सकता है। मैं यहां पैसे को बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो सीडी कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं, ये किसके द्वारा? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किए जाते हैं। जब ये इंस्टीट्यूशन जारी करते तो मैं या आप कोई भी खरीद सकते हैं, और इसको आप खरीद सकते हैं 7 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए, 7 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए, 7 days to 1 year के लिए। और इसकी कीमत रखी जाती है इनके द्वारा 1 लाख रुपए और उसके मल्टीपल में। ये कीमत रहती है इसकी 1 लाख रुपए और उसके
मल्टीपल में रहती है। तो 7 दिन से लेकर 1 साल तक एफडी होती है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वो अपनी जो ब्रांच खोलते हैं वो 1 वर्ष के दौरान कम से कम कितनी % ब्रांच टियर 5 और टियर 6। देखो एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं ऐसे क्षेत्र को जहां पर 10,000 से कम आबादी रहती है। ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं जहां की आबादी 10,000 से कम होती है, और इसी को टियर 5 या टियर 6 कहते हैं। 10,000 से कम जनसंख्या वालों को हम कहते हैं इसी में। अगर इसको 2 हिस्सों में बांटा जाए तो टियर 5 और टियर 6 भी आप इसे कह सकते हो। जहां की आबादी 5,000 से कम हो तो उसको टियर 6 में रखते हैं। जहां 5,000 से लेकर 9,999 तक हो उसको टियर 5 में, यानी ये दोनों ग्रामीण में आते हैं। और रूल है कि 25% बैंक को जो ब्रांच होती है ना वो रूरल एरियाज में खोलनी जरूरी होती है, ऐसे इलाकों में जो ग्रामीण होते हैं, जो टियर 5 या टियर 6 में आते हैं। 10,000 से कम आबादी वालों को आवंटित करना जरूरी होता है। भुगतान बैंक किस प्रकार की जमा को कर सकते हैं? भुगतान बैंक देखो एक कैटेगरी है जिसको पेमेंट बैंक कहा जाता है। ये पेमेंट बैंक जैसे कि एयरटेल है, जियो है, पेटीएम का है, ये सारे पेमेंट बैंक हैं। ये जमा कोई भी प्रकार का कर सकते हैं, सेविंग, करंट, एफडी, आरडी, हर तरह का जमा कर सकते हैं। लेकिन ये किसी को लोन नहीं दे सकते, और जमा करने की भी राशि 2 लाख रुपए तक है। एक अकाउंट में 1 साल के 2 लाख तक जमा करते हैं। लोन नहीं दे सकते किसी को भी, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, ये डेबिट कार्ड दे सकते हैं, आपका जमा कर सकते हैं। तो जमा तो ये रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट सारे कर सकते हैं, लेकिन ये किसी को भी लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं। बात याद रखिएगा। जब प्रतिभूतियों को खरीद या बिक्री किसी इस आधार पर व्यक्ति करता है कि उसमें पहले से उसको जानकारी प्राप्त हो जाए, यानी पहले ही किसी व्यक्ति को किसी भी शेयर मार्केट की जानकारी दे दी जाए और वो इसके लिए खरीदे और बेचे और उसको फायदा उठाए, ऐसा करना सेबी ने इलीगल घोषित किया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से कंपनी कुछ लोगों को फायदा करा देती है। इसको कहते हैं इलीगल ट्रेड करना, इनवैलिड तरीके से ट्रेड करना। इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग को बैन किया गया, इस पर रोक लगाई गई। अगर कोई भी कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग करती हुई पकड़ी जाती है तो उसमें सजा और जुर्माना लगाएगा सेबी। याद रखना, पहले से जानकारियों को पहुंचाना यह इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। भारतीय बैंकों में रेटिंग देने के लिए एक बीएफएस नामक संस्था आरबीआई ने बनाई है, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, बीएफएस। एक्चुअली इसमें 6 चीजों का एनालिसिस करके एक परफॉर्मेंस चेक की जाती है। CAMELS 6 वर्ड होते हैं सर हमारे। C का मतलब है कैपिटल एडिक्वेसी, A का मतलब है एसेट्स क्वालिटी, M का मतलब है मैनेजमेंट, E का मतलब है अर्निंग्स, L का मतलब है लिक्विडिटी, S का मतलब है सिस्टम एंड कंट्रोल। अगर ये 6 चीजों का एनालिसिस करके हम देखते हैं बैंक अच्छा है या खराब है, तो आरबीआई जब किसी भी बैंक को रेटिंग देता है, आरबीआई का बीएफएस बोर्ड जब रेटिंग देता है तो वो 6 चीजें देखता है। CAMELS देखता है, केमल्स कहते हैं। ये 6 फैक्टर को ही हमें याद रखना है, आरबीआई का मॉडल है रेटिंग देने का। भुगतान बैंकों के द्वारा जो जमा करने की सीमा है वो कितनी है? आपको मैंने बताया कि कोई भी भुगतान बैंक एक तो जमा ही कर सकता है, लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता, और जमा करने की भी लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपए तक ही वो जमा कर सकता है। 2 लाख रुपए तक की उसके जमा करने की लिमिट होती है। छोटे वित्त बैंक जो होते हैं उनके द्वारा आरबीआई ने निर्देश बनाया है कि उनको PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत अपने कुल क्रेडिट का, अपने कुल लोन का कुछ पैसा देना होगा। देखो, PSL एक कैटेगरी है जिसके तहत एग्रीकल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, MSME के लिए, हाउसिंग के लिए, एक्सपोर्ट, स्टार्टअप के लिए गरीबों को लोन दिया जाता है। और यह हर बैंक को अपने टोटल लोन का 40%, विदेशी बैंक हो, देश का घरेलू यानी सरकारी या प्राइवेट बैंक हो तो उसके लिए 40%, अगर स्मॉल बैंक हो या ग्रामीण आरआरबी बैंक हो तो 75%। और पेमेंट बैंक तो लोन ही नहीं देते, किसी को भी नहीं देते। यानी स्मॉल बैंक के केस में और आरआरबी के केस में ये 75% होता है, और बाकी के केस में यानी कि
ये 40% होता है। इसीलिए आप कहोगे सर बैंक किसानों को लोन देते हैं, इनकी मजबूरी है, क्योंकि 40% का रूल है, रिजर्वेशन है, ये तो बैंक को देना ही होगा किसानों को, डोमेस्टिक और विदेशी में, और 75 देना होगा ग्रामीण बैंक और स्मॉल बैंक के केस में। ये है आज के 10 बेहतरीन सवाल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आप कर रहे हो। और अगर आप बैंकिंग की इस तरह की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो कैरियर विल ऐप पर। बैंकिंग स्पेशल बैच आते हैं जिसमें जीए के लिए मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ प्रॉपरली, तो जुड़ जाइएगा और इस कंटिन्यू करिएगा, इस सीरीज को पूरी तरह से हेल्प करेगी आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।